अगर आप भी आईसीआर के द्वारा यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आईसीआर काउंसलिंग से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि आईसीआर में जो सीट अलॉटमेंट होती है उसके कौन कौन से रूल्स है, किस रूल के बेसिस पे आप लोगों को सीट मिलती है, क्या इनकी अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है और एक 40% का क्राइटेरिया हर एक बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन से रूल्स है। और अभी जो हाई कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा है, पीजी पीएचडी के कैंडिडेट्स काफी जानते हैं और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं कि जो चीजें वहां पे बताई गई है वो क्या यहाँ पे भी फॉलो होगी, या फिर और ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं और जानना चाहते हैं कि इन रूल्स की वजह से हर एक स्टेट की, हर एक कैटेगरी की आपको कट ऑफ है वो बहुत वेरियस देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में सारे रूल्स आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माय सेल्फ माय चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्वागत करता हूं आप सभी का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो बेसिक्स ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब आपको जो सीट अलॉटमेंट होती है उनके कौन कौन से बेसिक्स रूल्स हैं, पहले उनको जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट है वो आपके रैंक के बेसिस पे, आपकी चॉइस फिलिंग और आपके रिजर्वेशन पॉलिसी पर होता है। आखिर रिजर्वेशन कौन कौन से हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेन चीज यही है कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। उनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपके रैंक के बेसिस पे जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है उसके बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। और आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है कि आपका कौन सा कैटेगरी है, आपको कहां कहां पे रिजर्वेशन मिलता है उनके बेसिस पे। उसके बाद में कैंडिडेट की ओवरऑल मेरिट रैंक और उसकी कैटेगरी रैंक। अब काफी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जो ये सीट अलॉटमेंट होती है वो ओवरऑल रैंक से होती है या फिर कैटेगरी रैंक से? अगर आपकी कैटेगरी रैंक लगती है तो आपकी ओवरऑल जो मेरिट रैंक होती है वो उसके साथ साथ में आपकी कैटेगरी रैंक है, दोनों कंसीडर होती है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और आपका कोई भी कैटेगरी नहीं है, अलग रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता नहीं है, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो आपकी जो ओवरऑल रैंक आती है उसके बेसिस पे सीट का अलॉटमेंट होता है। लेकिन आपकी अगर कैटेगरी लगती है तो ओवरऑल रैंक के साथ में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है। लेकिन इसमें भी बहुत मुद्दे हैं, अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, आगे देखते जाना। ठीक है, कॉलेज में सीट मैट्रिक्स में आपको अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, यूपीएस कोटा के हिसाब से सीट अलॉट होती है। उसके अलावा आपके पास में कोई भी, चाहे डिफेंस का हो या फिर कोई अदर रिजर्वेशन हो, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। ये जो आपको कैटेगरी दे रखी है इनके अलावा आपको और कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इनमें कितना रिजर्वेशन मिलता है और इनमें आपको हायर रैंक पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है वो आगे जानते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है ना हर बच्चे के माइंड में, 40% स्टेट कोटा रूल। आखिर ये व्हाट इज द रूल ऑफ 40%? क्या रूल है? देखो मेरी बात समझो। आईसीआर का कहना है कि एक यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो उसमें एक स्टेट के 40% से ज्यादा बच्चे नहीं जा सकते। सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं आरएलबी झांसी का। रानी लक्ष्मीबाई में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी मेरे भाई? 100 सीट है। उनमें से सिर्फ 40 सीटें हैं वो एक स्टेट के। जैसे 40 सीटें मान लो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें ऐसे 50 बच्चे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनके मार्क्स है 50 टॉपर्स निकाले तो वो 50 राजस्थान से बिलोंग करते हैं। लेकिन मतलब नहीं है यहाँ पे 40% से ज्यादा राजस्थान के बच्चे नहीं आ सकते हैं। अगर उन 50 में ये जो 40 बच्चे उनका जिनका अच्छा मार्क्स होगा, अच्छी रैंक होगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स, उनके चाहे कितने भी अच्छे रैंक है, उनको नहीं मिलेगा कॉलेज, क्योंकि उनके अलावा जो 60% सीटें होती है वो हर अदर स्टेट के लिए होती है। कहने का तात्पर्य यही है, एक यूनिवर्सिटी में, एक स्टेट में 40% से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई में 100 सीट है और राजस्थान वाले 100 बच्चों के नंबर सबसे अच्छे हैं तो राजस्थान वालों को नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 40% स्टूडेंट को ही लिया जाता है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि साउथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए साउथ के यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि साउथ वाले बच्चे साउथ के यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। नॉर्थ के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बात करता हूं राजस्थान के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो गुजरात की कॉलेजें हैं और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई वगैरह झांसी की कॉलेज है, ठीक है, या फिर ये आपकी बेसिक यूपी की कॉलेज है, उनके लिए कट ऑफ है उनका हाई जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो उनको टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा 40% के बच्चे हैं, वो आने के बाद में उनकी क्लोजिंग है, वो रैंक एकदम मतलब बंद हो जाती है, उसको एडमिशन बाद में
नहीं मिलता। वैसे ही आपने देखा होगा OUAT का, जो बच्चे ओडिशा से हैं उनके लिए वहां का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहता है, लेकिन अदर स्टेट को 3000-3500 रैंक पे भी OUAT मिल जाता है। आप यूजी के अंदर देखते हो, लेकिन ओडिशा के बच्चों को 600 रैंक 500 रैंक के अंडर में ये क्लोज हो जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे 40% का रूल लगता है, यानी कि OUAT के अंदर अगर 80 सीट है तो उनमें से अराउंड आपकी 30 to 35 सीट ही, मतलब 40% सीट ही ओडिशा के बच्चों को मिलेगी। अदर जो भी रिमेनिंग सीटें हैं वो अदर स्टेट के बच्चों को मिलती रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब कभी कभार आपने देखा होगा कोई बच्चा मान लो तेलंगाना का है, ठीक है, वो आके गुजरात के अंदर एडमिशन लेगा तो उसका कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं उनको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि दूर के कॉलेज को थोड़ा ज्यादा टारगेट करें ताकि आपको सीट मिलने के चांसेस ज्यादा हो। कभी कभार आपने देखा होगा आपसे ज्यादा मार्क्स वाले, ठीक है, बच्चों को सीट अच्छे कॉलेज में नहीं मिलती है, ठीक है, और आपको है वो अच्छे कॉलेज। जैसे आपको बता दूं कि यूएस बेंगलोर आपको पता है टॉप 10 का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और आप यहाँ पे यूपी की बात कर लो, कोई भी अयोध्या वगैरह जिसका टॉप 40 में नाम नहीं आता है। अब मान लो राजस्थान का कोई एक बच्चा है, उसको 2000 रैंक पे अयोध्या मिल रही है, और एक ऐसा बच्चा राजस्थान का जिसको 2000 पे यूएस बेंगलोर मिल रही है, तो अच्छा इंस्टीट्यूट किसको मिला? हालांकि हो सकता है उसका 2200 रैंक था फिर भी मिल गया। तो आप लोगों को ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये जो 40% का रूल है इसको फॉलो करना है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इससे ज्यादा बच्चे नहीं जा सकते, ठीक है। अगले रूल्स के बारे में चलते हैं, वो है आपका स्टेट वाइज डिफरेंट कट ऑफ। सर ये अलग अलग कट ऑफ क्यों जाती है? इसी की वजह से जाती है कि हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा अलग अलग कट ऑफ बनाता है। कैसे? जैसे कि मतलब वहां पे वो डिसाइड होता है कि किस स्टेट का बच्चा आता है, सबसे ज्यादा बच्चे कहां के आते हैं, ठीक है। अगर वो 40% का क्राइटेरिया फिल हो जाता उसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है। कुछ स्टेट में क्या है, कंपटीशन होता है, ठीक है, उनकी वजह से कट ऑफ है मतलब कम कंपटीशन होता है। किसी में हाई, जैसे राजस्थान के बच्चों में हाई कंपटीशन होता है, हाई मतलब अगर सबसे ज्यादा बच्चों की बात करें तो राजस्थान के बच्चे हैं वो यूजी लेवल पे आते हैं, ठीक है। पीजी में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऑल इंडिया के सब वही रहते हैं, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं, बट यूजी की बात करूं तो सबसे ज्यादा राजस्थान के बच्चे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बीएससी एग्रीकल्चर 5000 रैंक पे भी राजस्थान वाले बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन जो अदर स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको 6500 तक भी बीएससी एजी अलॉट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जिस स्टेट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, जिस स्टेट में कंपटीशन ज्यादा होगा वहां का कट ऑफ आपका हाई होगा, और जहां कंपटीशन, जैसे जिस स्टेट से आपको पता ही होगा यूपीएस अंडर प्रिविलेज स्टेट से बच्चे आते हैं, वहां बहुत लोअर कंपटीशन होता है, कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, ठीक है। हाई डिमांड वाले स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, स्टेट या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज, लाइक बात कर लेता हूं बीएचयू हो गया, आईआरए हो, ये ठीक है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जीबी पंत हो गया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर हो गया, ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, अगर बच्चा कोई टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखेगा तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। मतलब क्या है, जिस यूनिवर्सिटी की डिमांड ज्यादा उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ ज्यादा। यहां कोई रैंक के बेसिस पे नहीं होता है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंक ये है तो इसकी कट ऑफ ये जाएगी, नहीं, रैंक के बेसिस पे बच्चे डिसाइड करते हैं, और बच्चे जिस कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करेंगे उसी कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट में जो अभी गाइडलाइन चल रही है, वो गाइडलाइन ये है कि पहली चीज बता देता हूं जो काफी बच्चों को पता नहीं होगा, हाई कोर्ट का जो अभी हाई कोर्ट में मतलब चर्चा में जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि अगर कोई बच्चा मान लो ओबीसी से है या फिर कोई बच्चा एससी एसटी से है, उनकी आपको पता है अलग अलग सीटें होती है, वो रिजर्व होती है। अलग अलग सीटें हैं वो क्या होती है, रिजर्व होती है। तो उनका मानना है कि अगर एससी में आपने 15% रिजर्वेशन दे रखा है तो सिर्फ 15% बच्चों को ही एडमिशन दे दीजिए, आप जनरल की सीट पे एससी के बच्चों को एडमिशन मत दीजिए। सर ये कैसे होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं, समझो। जैसे ये है टॉप 10 बच्चे, क्या है, टॉप 10 बच्चे, ठीक है, इस कॉलेज के अंदर 10 सीट है और उसके अलावा 10 जनरल की सीट है, 2 सीट आपकी एससी की है, 2 सीट एसटी की है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है, कुछ भी। तो यहां पे मान लो अगर टॉप 10 रैंक में एससी का भी बच्चा है, एसटी का भी बच्चा है, तो उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, और एससी एसटी की जो सीटें होती है, जो कैटेगरी की सीटें होती है, वो बच जाएगी अदर कैंडिडेट्स के लिए। आई बात समझ में? यानी कि अगर आप कोई और कैटेगरी में होके अनरिजर्व्ड की सीट फाइट करते हो तो सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी कैटेगरी की सीट छोड़ दी है, उस सीट पे आपके कैटेगरी के किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ये हाईकोर्ट में मांग ये की है कि अगर यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एससी और एसटी बच्चे
फाइट करते हैं कट ऑफ तो उनकी एससी और एसटी की सीट को काउंट किया जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी इस चीज का सिर्फ वहां पे मांग हुई है, कोई इसका फाइनलाइज नहीं है। ये आपका होगा कि अगर कोई बच्चा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी यूपीएस किसी भी कैटेगरी में है, वो अनरिजर्व्ड की सीट फाइट कर रहा है, तो पहले उसको अनरिजर्व्ड की सीट मिलेगी, उसके बाद में उसको उस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एससी का 15% रिजर्वेशन, एसटी का 7.5%, ओबीसी एनसीएल का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, पीडब्ल्यूडी का 5% हॉरिजॉन्टल, उसके बाद में यूपीएस का 2%। आपको पता है 10 ऐसे स्टेट हैं, ऐसी जगह हैं जहां पे 2% का रिजर्वेशन है, वो यूपीएस अंडर प्रिविलेज स्टेट। जिस स्टेट के अंदर एक भी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं है, बेसिकली उन स्टेट को ये यहाँ पे रिजर्वेशन है वो मिला है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आ जानी चाहिए। और जो हाईकोर्ट वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये रूल्स यहाँ फॉलो होगा, ये कोई भी यहाँ रूल्स फॉलो नहीं होगा। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं तो समझ लो भाई, अगर आपकी हालत खराब ही रहते हैं, आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी दूसरे बच्चों की। सम यूनिक रूल्स ऑफ आईसीआर काउंसलिंग 2025। चॉइस फिलिंग में जितने ज्यादा आप कॉलेज भरोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलेज भरने की ट्राई करो, तभी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे 10 कॉलेज भर के, ठीक है, या फिर 12 कॉलेज भर के छोड़ देते कि नहीं मुझे कॉलेज मिल जाएगा, लास्ट में पता चला उनको कॉलेज ही नहीं मिला। तो आपको ये सोच समझ के भरना है कि मेरी रैंक क्या है, मेरे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस भरोसे पे मत रहना ये हर साल मिल रहा तो इस बार भी मिल जाए, नहीं। हर बार हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वेरी करता रहता है। ये चीज मैंने अभी आगे वीडियो में भी बताई है। हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं किसी कॉलेज का ना, हम एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, अनुमानित होता है। तो आप उसको फाइनल क्यों मान रहे हो भाई, ये चीज फाइनल क्यों मान रहे हो? फिर आके बोलो आपने बोला था मिल जाएगा, मिला ही नहीं। अरे वो चीज फाइनल नहीं होती है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनुमानित, ये नहीं कि हमने अनुमान लगाया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अनुमान को अगर कोई 100% सही मान ले तो वो अनुमान क्या है, वो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वो तो ऑफिशियल हो गया ना। तो इस चीज को थोड़ा समझो, हर एक रफ आइडिया होता है। कहने का मतलब यही है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस प्रेफरेंस है वो अपनी लिस्ट के अंदर भरिए। अगर फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट कर ली तो बाद में अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपके पास में रहेगा। आप चाहो मतलब थर्ड राउंड तक, अगर फर्स्ट में कॉलेज मिला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो। फोर्थ राउंड में आपको अपग्रेड का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने सीट एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया या फिर वो हो गया, उसने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, ठीक है, तो सीट नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी, उस सीट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर डॉक्यूमेंट आपने ये क्या बोला, सीट एक्सेप्ट करके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया, अगर आपने सीट एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट तो उसका बाद का प्रोसेस है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है। आपको सीट मिल गई, एक्सेप्ट का मतलब यहाँ सीट मिल गई आपको, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट है वो फेल हो गए, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिए, तो आपकी सीट है वो नहीं मानी जाएगी, आपको सीट नहीं दी जाएगी, वो सीट है वो नेक्स्ट राउंड में चली जाती है। ठीक है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हायर मेरिट पर अनरिजर्व सीट ले लेता है तो उसकी रिजर्व सीट खाली रह जाएगी और वो अगले लोअर मेरिट वाले को मिल जाएगी। यही चीज मैंने ऊपर समझाई थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के नियम है वो समझो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पीजी बेसिकली पीजी कैंडिडेट्स और जितने भी जो यूजी या फिर पीएचडी में जा रहे हैं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, ये यूजी और पीजी, उसके बाद में आपके जो पीएचडी, सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स है। कैंडिडेट विद 0 नेगेटिव मार्क्स इन आपके ये पीजी या यूजी नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर आपका नेगेटिव में या फिर ओवरऑल आपका 0 मार्क्स आ रहा है तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे आपका 1 मार्क्स है, चाहे आपका फुल मार्क्स है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे। लेकिन अगर आपका स्कोर नेगेटिव में 0 में है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। आपको पता है 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके साथ में आपका एक मॉपअप राउंड रहेगा। ठीक है, लेकिन अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में ही मिलेगा। फोर्थ राउंड में कोई अपग्रेड नहीं होता, या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है या फिर आपको सीट को विड्रॉ करना होता है। और सेकंड चीज ये है, अगर आपको मॉपअप राउंड में जाना है तो पहले आपको सीट मिल जाती, तो आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हैं। मॉपअप राउंड में भी कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है, यहां पे सिर्फ यूनिवर्सिटी अलॉट होगी। काफी बच्चों को पता है ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सब कैंपस होते हैं। सब कैंपस किस कॉलेज में क्या है, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सर्च कर लेना, आईसीआर यूनिवर्सिटी सब कैंपस एग्री कैपिटल वीडियो, तो आ जाएगा। ठीक है, सब कैंपस में होता ही है ना
कि बहुत सारे कॉलेज है, जैसे मान लो मैं बात करता हूं आरसी उदयपुर, एमपीयूटी उदयपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है, एमपीयूटी उदयपुर में, उसमें 2 कैंपस है, एक आरसी उदयपुर है, ठीक है, और दूसरा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। ये 2 एग्रीकल्चर के कैंपस है, सब कैंपस, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, उसके अंदर जैसे आपने देखा होगा आईजीकेवी के अंदर 21 सब कैंपस है। तो ये काम आईसीआर का नहीं होता। आईसीआर सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। आपका सब कैंपस अलॉट करने का काम किसका होगा? पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का होगा। वो आपको किस बेसिस पे सब कैंपस देगी? आपके रैंक के बेसिस पे देगी, आपके सीट एक्सेप्ट करने के टाइम के ड्यूरेशन पे देगी, किस बेसिस पे देगी वो यूनिवर्सिटी ही जानती है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था। उसके बाद में आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी जो पीजी कैंडिडेट है उनका अगर डिग्री 4 साल का 6 साल का है, ठीक है, तो अनिवार्य है, कोई दिक्कत नहीं, वो कंपलसरी, उनका कोई दिक्कत नहीं, 4 साल 6 साल का होना चाहिए। लेकिन किसी के पास में अगर यूजी का डिग्री 3 साल का है, यानी कि देखकर बहुत सारे लोग होते हैं प्लांट बायोटेक वगैरह में देखते हो आप, ठीक है, 3 साल का डिग्री होता है, या फिजिकल साइंस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में जो जाते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट एलिजिबल करेंगे, आईआरए और एनडीआरए। उसके अलावा तो ये फॉर सम कोर्सेज, कुछ कोर्सेज के अंदर, ठीक है, 3 साल की डिग्री वाले बच्चे एलिजिबल हैं, बाकी किसी इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपकी यूजी की डिग्री 3 साल की है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पहले आईसीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के फॉर्म भरना चाहिए था, इस चीज का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे बात करता हूं। एडमिशन इज वैलिड ओनली फॉर दी सम एकेडमिक्स, हाँ, सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो क्या रूल है, ये तो सबको पता ही नहीं होता पता। अगर आपने पेपर इस बार दिया है पीजी जेआरएफ का, इस बार आपका अच्छा रैंक आया, तो इसी बार आप एडमिशन ले लोगे। आपका रैंक इस बार आप जेआरएफ में अच्छा आया है, सोचो इस बार काउंसलिंग नहीं करवाऊंगा, अगली बार करूंगा, तो कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। जिस सेशन में आप एग्जाम दोगे उसी सेशन की काउंसलिंग तक आपकी रैंक की आपकी उस वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद में आपको कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। चलो, वो ये काफी क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में पीजी कैंडिडेट ने ही किया है, तो ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं, आईसीआर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इफ यू नाइस एडमिशन ड्यू टू जो आपका डी रिकॉग्नाइजेशन कोड, ठीक है, या फिर आपके डायरेक्टिव्स, या फिर एनी डिग्री, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, डिग्री के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, डिनाइज कर देते हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आपने काम नहीं किया, कुछ भी किया है, आपको यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, करती भी है। जैसे कोई बच्चा मान लो यूजी की बात हो, एबीसी ग्रुप का है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी ने सीधा लिखा कि हम एबीसी ग्रुप के बच्चों को नहीं लेंगे, या फिर यूजी में पीडीकेवी ने लिख रखा है कि हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लेंगे, आपके पास में हिंदी मीडियम है तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। वो एडमिशन अगर यूनिवर्सिटी कैंसिल कर रही है, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर रही है, तो आप आईसीआर के अंदर कुछ भी कंप्लेंट डाल दो, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप रिजेक्ट हो तो रिजेक्ट रहोगे। इट मींस आप लोगों को सोच समझ के पूरी चीजों को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का ध्यान रखना है। आगे बात कर लेता हूं, मैक्सिमम 40% आईसीआर कोटा मैंने अभी आपको बता दिया है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर 40% से ज्यादा वाला वो कोटा। उसके बाद में ऑल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज मस्ट फॉलो आईसीआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी विश्वविद्यालयों को आईसीआर की पात्रता मानदंड का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी की खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होती है, क्योंकि आईसीआर उनसे मांगते हैं, यूनिवर्सिटी अपनी देती है, और वो आईसीआर को भी बाद में कुछ नहीं कर सकता, आईसीआर आपको मानना होगा, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको आईसीआर का मानना है, वो तो अलग चीज है, उसके साथ साथ में आपको उस यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में बात करता हूं, काउंसलिंग प्रवेश के संबंधित किसी भी समस्या पर कोई दावा या फिर क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं होगी। अगर आपने कोई गलत काम किया है, काउंसलिंग में कुछ भी गड़बड़ की है, तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पे ये नहीं बोल सकते मेरा ये कर लो, क्लेम कर दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं होगा। आपने गलती की है, आप खुद उस चीज को भोगोगे, ठीक है, उसके लिए कोई भी दूसरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आईसीआर, ना तो आईसीआर रेस्पॉन्सिबल होगा, ना ही कोई आपका यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्सिबल होगा, उस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब यही है, ये रूल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अभी भी कोई आपके डाउट्स चल रहे हैं इन रूल्स रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। होपफुली कि अब आप लोगों के डाउट नहीं होने चाहिए। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप 1x1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर लेना। 9214005895 पे मैसेज करके आप हमारे पेड मेंटरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको अपने रैंक के बेसिस पे बेहतरीन प्रेफरेंस सीट के साथ में 1x1 गूगल मीटिंग में गाइड किया जाएगा, ताकि आपको ये जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर आप लोगों को पता भी नहीं है तो हम इन रूल्स को आपको बताते हुए आगे सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी
छोटी की गलती की वजह से आपका एक साल बर्बाद ना हो। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी जगह सीट मिल जाएगा। उम्मीद के मुताबिक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इस रिजर्वेशन पॉलिसी का पूरा पता चल जाए और किस बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होती है उसका भी पूरा पता चल जाए। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।